हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। राइट, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, बट आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। तो आज जो है वो हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 डिस्कस करेंगे डिटेल में विद द केस लॉज। राइट नाउ, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पूरा फोकस रिवॉल्व करेगा सिर्फ दो आर्टिकल्स पे, दैट इज आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, आज से आपके दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं और जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है 80% से भी ज्यादा का डिस्काउंट। सारे ही कोर्सेज पे आपको मिल रहा है ह्यूज डिस्काउंट इस दिवाली के अवसर पे। जल्दी से जाके चेकआउट करें, ऑफर आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाके सारे ही कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट नीति फाउंडेशन बैच, तो वो आपको इस दिवाली सेल में मिल रहा है सिर्फ 24,999 रुपए का। अगर आपको स्टेट की तैयारी करनी है, किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जामिनेशन की, आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल दिस दिवाली बिकॉज आपको मिल रहा है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। नाउ, आज के क्लास में हमारा जो फोकस है वो आर्टिकल 12 और 13 पे रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। Now, when we say Article 12 और whenever we say fundamental rights, तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में फॉल करता है और वो मौलिक अधिकार है एक सिटीजन का। कि भाई फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट किए किसी भी पर्सन ने, तो फिर आप अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने हक को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंडर रिट जो है वो इन्फोर्स करा सकते हो। ठीक है, अपने राइट को इन्फोर्स करा सकते हो और अगर किसी ने भी वॉयलेट किए हैं कोर्ट के माध्यम से, तो जस्टिफिएबल है, इन्फोर्सिएबल है आपके फंडामेंटल राइट्स। राइट नाउ, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है फंडामेंटल राइट से। सिंस फंडामेंटल राइट्स आपके प्रोवाइड करते हैं, आर प्रोवाइडेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, कि भाई हमने ये मौलिक अधिकार आखिरकार दिए क्यों हैं, सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। उनको कुछ सेट ऑफ राइट्स दिए इन रिलेशन टू स्पीच, इन रिलेशन टू एक्सप्रेशन, इन रिलेशन टू रिलीजन, इन रिलेशन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एजुकेशन को लेके, लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जैसे आपको यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए। नाउ, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट एक टर्म को एक्सप्लेन करता है। स्टेट डिफाइंड है आपका आर्टिकल 12 में और इसको एक वाइडर कॉनोटेशन दे रखा है कि भाई अगर जो ये स्टेट है, अगर ये आपके मौलिक अधिकारों को वॉयलेट करता है, तो आप इसके अगेंस्ट भी जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसको इन्फोर्स करा सकते हो। बट स्टेट क्या है, स्टेट का क्या मतलब है, वो आपका आर्टिकल 12 अच्छे से डिफाइन करता है। सो द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन अ वाइडर context to include all such agencies actions of whose can challenge in Supreme Court if they violate the fundamental rights of any of the citizen, and that definition is given under article 12 of Indian Constitution. अब डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरीके से दे रखी है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है एज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आपका इंडियन गवर्नमेंट आती है, इसमें आपके इंडियन पार्लियामेंट आती है, राज्यसभा और लोकसभा। देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। राइट, देन आर ऑल लोकल अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटीज में कौन सी अथॉरिटीज आती हैं आपकी, सारी म्यूनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत। देन पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जैसे ये सारी अथॉरिटीज आपकी लोकल अथॉरिटी में फॉल करती हैं। राइट,
इसके अलावा एक टर्म यूज किया गया है कि भाई अदर अथॉरिटीज, बाकी दूसरी अथॉरिटीज भी स्टेट में फॉल करती हैं। तो देखो, आपकी वो स्टेट का क्या मतलब है, तो हमने देखा भाई इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट। स्टेट में स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर्स भी आएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि लोकल अथॉरिटीज में म्युनिसिपल अथॉरिटीज आएंगी आपकी, राइट, बोर्ड्स आएंगे आपके। बट एक टर्म है ये अदर अथॉरिटी, इसको लिखकर एक कंफ्यूजन क्रिएट की कि भाई बाकी और कौन कौन सी अथॉरिटी आपकी स्टेट में फॉल करेंगी। अब देखो, अदर अथॉरिटी कहीं पे भी एज सच डिफाइन नहीं किया हुआ है। सो द टर्म अदर अथॉरिटी इज नोवेयर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12, नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन जनरल क्लॉजेस एक्ट। जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल क्लॉज एक्ट होता है। बट ये जो अदर अथॉरिटी का टर्म है, ये आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी डिफाइन नहीं है, ना ही किसी देश के और कानून में डिफाइंड है एज अथॉरिटी। देयरफॉर इसका इंटरप्रिटेशन या फिर इसको इंटरप्रिटेट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इट्स अ गुड डील ऑफ डिफिकल्टी। बट हमें इस टर्म अदर अथॉरिटी का मतलब मिला बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से। यानी कि जैसे जैसे कोर्ट ने जजमेंट पास किए, उस जजमेंट में इंटरप्रेट करते गए, एंड देन वी गेट टू नो कि अच्छा अदर अथॉरिटीज में आपका क्या होगा। और जुडिशरी ने इसका मीनिंग निकाल के दिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा चेंजेस भी हुए। जिसमें सबसे पहला केस आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अब इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने एक प्रिंसिपल इवॉल्व किया। उस प्रिंसिपल का नाम है आपका इस जस्टिम जेनरिस, ठीक है। इसका मतलब ऑफ लाइक नेचर। इट मीन्स दैट ओनली दोज अथॉरिटीज आर कवर्ड अंडर द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी विच परफॉर्म गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन। कि भाई वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर कोई सोवरेन फंक्शन कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वही अथॉरिटीज आपकी अदर अथॉरिटीज में आएंगी। तो जो भी कोई सरकारी नेचर का कुछ काम कर रहा है या जो कोई गवर्नमेंट फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, लाइक नेचर का कोई भी अथॉरिटी है, तो वो आपका अदर अथॉरिटी में फॉल करेगा और वो 10 डेफिनेशन में फॉल करेगा आर्टिकल 12 की स्टेट की, right? Further, it cannot include any person, natural or juristic. For example, unaided universities, जो आपकी unaided universities है, वो आपकी इस अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगी। सो ये बात मद्रास हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस में कही इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर अथॉरिटी। फिर आया आपका उजम्मा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस पर्टिकुलर केस में ये जो मद्रास हाई कोर्ट वाली बात थी शांताबाई वाली, इसको रिजेक्ट कर दिया। बोले हम ये बात नहीं मानते, ठीक है। जब हम आपकी अदर अथॉरिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे, लाइक नेचर के प्रिंसिपल को, एजस्टिम जनरस वाली प्रिंसिपल को हम नहीं अप्लाई करेंगे। जो बॉडीज नेम्ड अंडर आर्टिकल 12 हैव नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू देम। तो यहाँ पे कहता है कि एज पर दिस केस लॉ, कोर्ट का ये मानना है कि ऐसी कोई भी कॉमन जीनस है ही नहीं इस टर्म में, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन सिंगल कैटेगरी, और आप इसको किसी भी एक सिंगल कैटेगरी में नहीं रख सकते। किसी भी रैशनल बेसिस पे आप इसको एक सिंगल कैटेगरी में नहीं रख सकते इस टर्म अदर अथॉरिटी को। तो उन्होंने इस व्यू को बेसिकली इस केस में रिजेक्ट कर दिया। देन कम्स योर सुखदेव वर्सेस भगत राम। अब सुखदेव वर्सेस भगत राम के सामने सवाल आया कि एलआईसी या आपकी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या आपकी ओएनजीसी, क्या ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, क्या ये स्टेट में फॉल करेंगे? यहाँ पे कोर्ट ने सुखदेव वाले केस में कहा कि ये सारी आपकी एलआईसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, इनको हम स्टेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लोज गवर्नमेंटल फंक्शन निभा रहे हैं। क्यों यहाँ पे इसको स्टेट कह दिया? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेरी क्लोज टू गवर्नमेंटल एंड सोवरेन फंक्शंस। इस वजह से इस केस में इन सारी अथॉरिटीज को कह दिया कि भाई ये अदर अथॉरिटी में आएंगी। देन कम्स अनदर केस दैट इज सवाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस पर्टिकुलर केस में CSIR, ठीक है, वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। CSIR को आपके गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, ठीक है, प्रमोट करने के लिए रिसर्च वर्क, जो भी इंडस्ट्रियल रिसर्च होगा वो आपका CSI द्वारा होगा, वी ऑल आर अवेयर। और उसको गवर्नमेंट ने ही बेसिकली क्रिएट किया था इस CSIR को।
with majority of its member being nominated by central government। अब इस CSIR के जो मैक्सिमम नंबर्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो आपके नॉमिनेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, और उनकी बहुत हद तक जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सरकार ही सप्लाई करती है। बट द सोसाइटी डज नॉट हैव अ स्टैट्यूटरी कैरेक्टर। लेकिन CSIR के पास कोई अपना स्टैट्यूटरी कैरेक्टर नहीं है, जैसा कि ONGC के पास है, जैसा कि LIC के पास है, जैसा कि IFC के पास है। दैट इज वाई इट वॉज हेल्ड कि इट इज नॉट अ स्टेट, इट इज नॉट अ स्टेट, राइट। नाउ देन ये सब सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बाद एक आपका ऐसा प्रोनाउंसमेंट आता है जिसमें कुछ गाइडलाइंस दे दी कि भैया अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस अथॉरिटी में, या वो अगर ऐसे ऐसे काम अगर वो अथॉरिटी कर रहा है, तो वो अथॉरिटी आपका क्या है, स्टेट है। वो अथॉरिटी क्या है, आपका स्टेट है। तो RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि भाई अगर ये चीजें हैं तो उस अथॉरिटी में, तो उस अथॉरिटी को आप अथॉरिटी मानते हुए स्टेट कहोगे। क्या क्या वो चीजें हैं? द एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई पूरा जो शेयर कैपिटल है वो बेसिकली गवर्नमेंट ही होल्ड कर रही है। जहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, कि भाई सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से ही हो रहे हैं। डीप कंट्रोल है स्टेट का, डीप एंड परसेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अधिकतर सारे काम स्टेट ही देख रही है या स्टेट का ही कंट्रोल है। फंक्शन उस कॉरपोरेशन के पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, एंड वो क्लोजली रिलेटेड हैं आपके या क्लोजली कनेक्टेड हैं गवर्नमेंटल फंक्शन से। नॉट ओनली दिस, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो ट्रांसफर कर दिया गया है इस कॉरपोरेशन को, किसी भी कॉरपोरेशन को, टू अ कॉरपोरेशन, ठीक है। और यहाँ पे इंजॉय करता है अगर मोनोपोली स्टेटस विद द स्टेट कन्फर और इज प्रोटेक्टेड बाय इट। ऐसा मोनोपोली स्टेटस है उसका जिसको या तो स्टेट कन्फर, स्टेट ने ही कन्फर किया है वो मोनोपोली स्टेटस, या फिर स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, तो उस केस में आप उस अथॉरिटी को क्या मानोगे, स्टेट मानोगे। अब ये सेट गाइडलाइंस कर दी। देन कम्स योर सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी इज अ बॉडी दैट परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन, कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी है ना, तो ये सारे पब्लिक के काम करती है, सारे पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज करती है, एंड विच परफॉर्म्स ड्यूटीज एंड कैरी आउट इट्स ट्रांजेक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। और अल्टीमेटली जितने भी काम कर रही है, जितनी भी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर रही है, वो कर सरकार के बेनिफिट के लिए रही है, राज्य के बेनिफिट के लिए रही है, ठीक है। तो इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन for these reasons was held to be a state। तो इंडियन पेट्रोल कॉर्पोरेशन को सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या कहा कि भाई ये जो है वो आपका स्टेट है। नेक्स्ट कम चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। अब सवाल ये था कि एनसीईआरटी क्या स्टेट है? तो एनसीईआरटी वाज हेल्ड नॉट टू बी अ स्टेट। एनसीईआरटी आपकी स्टेट नहीं है। व्हाई? बिकॉज एनसीईआरटी वाज लार्जली एन ऑटोनॉमस बॉडी। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी थी और जो भी एक्टिविटीज, प्रक्रियाएं एनसीईआरटी कर रही थी वो आपका पूरी तरीके से गवर्नमेंटल फंक्शन नहीं था, were not wholly related to your governmental function, and thus NCERT is not the state। Now ये सारे केस लॉस पढ़ने के बाद आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अदर अथॉरिटी की श्रेणी में आ वो लोग रहे हैं या वो कॉरपोरेशंस आ रही हैं या वो अथॉरिटीज आ रही हैं जिनका कुछ गवर्नमेंटल फंक्शन वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, रिलेटेड हैं, शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, स्टेट का डीप कंट्रोल है, या फिर स्टेट ने कोई मोनोपोली स्टेटस कन्फर कर रखा है, या फिर स्टेट उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे केस में वो अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज में फॉल करेंगी और वो आपके सेक्शन आर्टिकल 12 में आके गिरेंगी, ठीक है ना। अब सवाल ये है, जुडिशरी जो एक इंडिपेंडेंट है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा? Now, the answer to this question lie in distinction between judicial and non-judicial function of the court। तो देखो, एक कोर्ट जुडिशियल फंक्शन में डिस्चार्ज करता है, नॉन जुडिशियल फंक्शन में डिस्चार्ज करता है।
तो जब भी कोर्ट परफॉर्म करता है आपका नॉन जुडिशियल फंक्शन, when the court perform their non judicial function, they fall within the definition of state, तो फिर वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। लेकिन जब कोर्ट परफॉर्म करता है अपना जुडिशियल फंक्शन, तो फिर वो आर्टिकल 12 के स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा ये आंसर है, राइट। अब इस पे भी बहुत सारे केस आए थे आपके, जिसमें बताया गया कि भाई इस केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं जुडिशरी स्टेट है, कुछ केस में कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी स्टेट नहीं है। बट अल्टीमेटली आपका लास्ट जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि जब भी कोर्ट नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रही है, तो फिर वो आपकी स्टेट में फॉल कर रही है, और अगर जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है तो फिर वो स्टेट में फॉल नहीं कर रही है, राइट। चलो, नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 13। नाउ अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो आपका डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, जो लॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले थे। नाउ देयर वर मेनी डिफरेंट लॉज दैट वर प्रेजेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले बहुत सारे कानून थे, ठीक है, एंड रिमेन्ड इफेक्ट इन इफेक्ट इवन आफ्टर दैट। और बहुत सारे कानून ऐसे भी थे जो आपके इफेक्ट में रहे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी। तो आर्टिकल 13 जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि दोज लॉज जो आपके एग्जिस्टिंग में थे इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कंसिस्टेंट हैं, वो आज भी वैलिड रहेंगे। वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो आपके फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के साथ कंसिस्टेंट हैं, वो अभी भी वैलिड रहेंगे, और एंड विच विल नॉट बिकम वॉइड, और वो कानून आपके वॉइड नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं तो। सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ पे दो डॉक्ट्रिन्स निकल के आई आपकी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। एक आई आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, ठीक है, सेवरेबिलिटी, विच मीन्स टू सेपरेट, सिवियर करना, अलग करना, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नीड टू बी फिल्टर आउट टू फाइंड आउट इफ दे रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स और नॉट। तो जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको आपको फिल्टर करना है और चेक करना है कि क्या ये कानून आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं, क्या ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। All the laws which pass successfully through the filter, the law which cannot pass has to be separated। तो भाई एक छन्नी लगा दी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक छन्नी है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, एक छन्नी है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हमने छन्नी में ऊपर से डाले, तो जो लॉज आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट थे वो छन के नीचे आ गए, वो आज भी वैलिड है। लेकिन जो कानून आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, वो नहीं छने, तो वो आपके वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएंगे। तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी कहती है कि आप सेपरेट कर सकते हो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो कंसिस्टेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो जो कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वेल एंड गुड, वो ऑपरेटिव रहेंगे, वो उनमें उनके साथ कोई भी छिड़खानी नहीं है, उनको वॉइड डिक्लेयर नहीं कराओगे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है उनको आप वॉइड डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन निकल के आई वो आपकी निकल के आई डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मींस विच मींस टू हाइड, छुपा देना, एक शेडो पड़ जाती है ना। तो इक्लिप्स मींस अ शेडो, टू शेडो समथिंग, कि आपने किसी के ऊपर एक परछाई डाल दी है, ठीक है, एक तरीके की छाया आ गई है। तो टू शेडो समथिंग, टू हाइड। आर्टिकल सेक्शन 14 जो है प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट का ऑफ प्रीवियस केस वाज नॉट अ डेड सेक्शन बट जस्ट अ स्लीपिंग सेक्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या करता है, वो कानून को खत्म नहीं कर रहा है, वो कानून को थोड़ी देर के लिए सुला दे रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग सेक्शन कर दे रहा है। वो ऑपरेटिव नहीं रहेंगे, कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तरीके का ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, एंड दिस रेड वाला जो ये सर्कल है, ये एग्जिस्टिंग लॉज जो आपके वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है।
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, वो कानून को डेड नहीं करता है, वो सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देता है। तो भाई अभी के लिए ये जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये प्रावधान जो है वो हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। देयर वर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द एक्ट which empower the state government to transfer ownership of all business मोटर बिजनेस, ठीक है। अब देखो एक केस था आपका बीकाज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में विरार मोटर व्हीकल को चैलेंज किया गया था। अब उसमें हुआ क्या कि उस एक्ट में कुछ सेक्शन थे जिसमें एम्पावर कर रखा था स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सकती है ओनरशिप सारे ही मोटर बिजनेस के टू इटसेल्फ, खुद को, ठीक है। आफ्टर 1950 ऑल दोज प्रोविजंस बिकम वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। अब भाई वो जो प्रोविजन थे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स आए तो फिर वो आर्टिकल 19 की वायलेशन में हो गए, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है ट्रेड करने की, ऑक्यूपेशन करने की, है ना। तो यहाँ पे जो ये वाली आपके प्रोविजंस थे, वो बेसिकली इनको क्या किया, उसके ऊपर एक शेडो आ गई कि भाई अब ये आपके लागू नहीं होंगे, इन ये आपके जो है वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे। वाई? बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की वजह से उस पर एक शेडो आ गई है, ये आपके थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग रहेंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज वी विल फिल्टर आउट द होल एक्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमें पहले उस पूरे एक्ट को फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो सारे सेक्शंस हम रिमूव कर देंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है। भाई तुम फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो, हम उसको सेपरेट कर देंगे। देन वी विल अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। फिर हम जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगाएंगे। वी विल से फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर दीज सेक्शंस। दिस मीन्स ऑल द सेक्शंस बिकम्स इन ऑपरेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि आपके सारे सेक्शंस इन ऑपरेटिव हो जाएंगे, क्योंकि उस पर फंडामेंटल राइट्स की शेडो आ जाएगी और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपका प्रिवेल करेगा। What happened next in article is that Article 19 Clause 6 was amended and the government was authorized to monopolize. अब हुआ क्या उसके बाद कि हमने क्या किया, आर्टिकल 19 को अमेंड कर दिया और गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज हो गई मोनोपलाइज करने के लिए। सो दीज सेक्शंस वर इनऑपरेटिव बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19 विल नाउ बिकम एक्टिव। तो अगर देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या करती है, वो किसी प्रावधान को जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, उनको सस्पेंड कर देती है। तो जैसे ही जब आगे चल के अगर मान लो कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अब वो कंसिस्टेंट हो गया है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो फिर उसको हम ऑपरेटिव कर देते हैं, फिर हम उसको रिवाइव कर लेते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स डज, ठीक है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या सिविबिलिटी क्या है कि भाई हमें अलग कर देना है, सिंपल सी बात है। हमने एक छन्नी ली, उस पर कानून डाला, तो जो कानून आपके कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो छन के नीचे आ गए, और जो इनकंसिस्टेंट नहीं है इनको हमने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या करती है कि मान लो कोई भी प्रावधान अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है उस पर फंडामेंटल राइट्स की छाया डाल देती है, यानी कि उस कानून को स्लीपिंग पोजीशन में डाल देती है, सस्पेंड कर देती है। आगे चल के जब वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो फिर आपके वो रिवाइव हो सकते हैं, फिर से वो ऑपरेटिव हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम्पल है कि उसके बाद आर्टिकल 19(6) को जो है अमेंड कर दिया सरकार ने, फिर गवर्नमेंट अमेंडमेंट से अलाउ कर दिया कि भाई आप जो है ऑथराइज है मोनोपलाइज करने के लिए। तो उस केस में आप फिर आगे उसको ऑपरेटिव कर सकते हो, जिसको आपने सस्पेंड किया उसको रिवाइव कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो अभी तक हमने बात करी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, देन कम्स योर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मतलब लॉ जो आपके एग्जिस्टेंस में आए थे इस संविधान के लागू होने के बाद, after constitution commencement of the constitution. Now the state is prohibited, that the state cannot make any such law which are against the fundamental rights. भाई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में क्या हुआ कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद अगर आप कोई कानून ला रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो कानून, वो लॉ आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद ऐसा कोई कानून लेकर आए हो जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इन कंसिस्टेंट है,
वॉयलेटिव है या वो लॉ जो है, वो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो उस केस में वो वाला लॉ क्या होगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मीन्स द लॉज दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ स्टेट कैन नॉट मेक एनी सच लॉ विच आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। स्टेट ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो, विपरीत हो या अगेंस्ट हो, ठीक है। नाउ इफ सच इनकंसिस्टेंट लॉज आर मेड, अगर इनकंसिस्टेंट लॉज बना भी दिए हैं ना, तो फिर उसको वॉइड डिक्लेयर करा देंगे। टू व्हाट एक्सटेंट दे वुड बी वॉइड, किस एक्सटेंट तक वो वॉइड होंगे, शैल बी डिफाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम टू डॉक्ट्रिन्स। अब किस हद तक वो वॉइड होंगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, वो दो डॉक्ट्रिन्स लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा के आप डिसाइड करोगे कि वो जो कानून है वो किस हद तक जो है वो आपके वॉइड माने जाएंगे। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बेसिकली फर्स्ट कहता है स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी लॉज विच आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। सेकेंडली यहाँ पे कहता है इवन इफ द लॉ इज मेड, अगर लॉ बना भी दिया है तो इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सिटीजन, तो वो लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। बट all those categories of party which have not been granted fundamental rights like companies, non-citizens, for them the piece of legislative is still operative। तो जिनके लिए, जिनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनके लिए कानून स्टिल ऑपरेटिव रहेगा, लेकिन जिनके पास फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हैं, उनके लिए राइट्स आपका जो है वो नहीं लागू रहेगा। वाई, इट विल नॉट अप्लाई टू सिटीजन्स। वाई, बिकॉज उनके मौलिक अधिकार हैं और आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो मौलिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 मीनिंग दे रखी है यहाँ पे लॉ की। द टर्म लॉ एंड लॉ इन फोर्स, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को डिस्कस करता है बेसिकली टर्म दैट इज लॉ एंड लॉ इन फोर्स क्लियर्स दैट द लॉ which can affect legal right of the citizen will come under article 13। तो ऐसा कोई भी कानून जो अफेक्ट कर सकता है किसी भी लीगल राइट को सिटीजन के, वो आपका आर्टिकल 13 में फॉल करेगा। सो बाय लॉज हो गए, ऑर्डिनेंस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, रेगुलेशंस हो गई, ये सारी चीजें आपकी सारी कवर होंगी आर्टिकल 13 में। हाउएवर इसके दो एक्सेप्शन है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर गाइडेंस एंड नॉट मेंट फॉर इन्फोर्सिबल लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन है या फिर इंस्ट्रक्शन दे रखी है गाइडेंस के लिए और वो बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करने के लिए नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप वो आपका एक्सेप्शन में फॉल करेगा। दूसरा, पर्सनल लॉज आपके इंक्लूडेड नहीं है आर्टिकल 13 में। सो हेयर कम्स दैट ट्रिकी पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो इंश्योर करता है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 स्टेट करता है कि लॉ के अंदर क्या आता है। भाई पहला आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो अगेंस्ट हो फंडामेंटल राइट के, आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते। नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 स्टेट करता है कि भाई क्या क्या चीजें आपकी लॉ में फॉल करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि भाई जैसे आपकी नोटिफिकेशंस हो गई, बाय लॉज हो गए, ये सारी चीजें आपकी लॉ के डेफिनेशन में फॉल करेंगी। देन कम्स योर आर्टिकल 13 क्लॉज 4। नाउ दिस सिंपली states that any amendment done through 368, अगर आपने 368 आर्टिकल के तहत कोई भी अमेंडमेंट किया है, दो आर्टिकल 36 आपने कोई भी अमेंडमेंट किया है आर्टिकल 368 के साथ, देन इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। तो अगर आपने 368 में कोई अमेंडमेंट किया है तो वो आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जाएगा अगर अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। अगर बेशक वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है बट फिर भी उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इफ अमेंडमेंट इज अगेंस्ट टू द फंडामेंटल राइट्स देन आल्सो इट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। तो अगर बेशक आपका अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को क्यों ना वायलेट करे बट फिर भी आप उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं कर सकती। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। थॉट एन अमेंडमेंट कि भाई कोई एक अमेंडमेंट हुआ है जिससे एक प्रोविजन को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है।
एंड ऑन प्रोविजन इज मॉडिफाई अंडर दैट एक्ट, ठीक है, या फिर प्रोविजन को हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया उस एक्ट में। नाउ बोथ द प्रोविजंस व्हिच आर अमेंडेड आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। अब जो ये अमेंडमेंट हुआ है ना, ठीक है, या आपने नया प्रावधान ऐड किया है, जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया अमेंडमेंट के माध्यम से, तो ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो कर दिया है आपने, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अब सवाल ये है कि वेदर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंट्स टू लॉ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई भी बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि वो लॉ है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2? नाउ द क्वेश्चन सीम्स इजी, बट इफ यू डिग इट, और अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे ना, दिस क्वेश्चन रियली मेंट दैट हु इज सुप्रीम, जुडिशरी और पार्लियामेंट। तो अगर आप इस सवाल को बहुत क्लोजली देखो और बहुत डेप्थ में जाके देखो, तो सवाल ये निकल के आता है कि सुप्रीम है कौन, जुडिशरी है या फिर पार्लियामेंट है। जुडिशरी जो बेसिकली गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और पार्लियामेंट जो बेसिकली कानून बनाता है, क्या वो सुप्रीम कौन है इन दोनों में से? क्योंकि सवाल यहाँ पे ये है कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, क्या वो आपके लॉ की डेफिनेशन में फॉल करता है? अगर अमेंडमेंट से हमने कोई नया प्रोविजन बना दिया है, अगर अमेंडमेंट से हमने कुछ मॉडिफाई कर दिया है, और दोनों ही प्रोविजन आपके समवेयर और दी अदर अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट के, तो क्या ये जो फंडामेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये आपका लॉ की डेफिनेशन में फॉल करेगा अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2? नाउ इन द केस ऑफ शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एक लैंडमार्क केस है, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मीनिंग है लॉ की आर्टिकल 13 में, डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऐड नहीं किया जाएगा, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। तो दस दस क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा, इसी वजह से वो जो अमेंडमेंट है, आप उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन कम्स योर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर है जुडिशियल रिव्यू की, और वो पावर जुडिशियल रिव्यू की वो सुप्रीम है। इवन अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 12, हेयर कैन बी चैलेंज्ड। आफ्टर गोलकनाथ केस द पावर ऑफ जुडिशरी वॉज सब्सटैंशियली इंक्रीज। तो गोलकनाथ केस के बाद जो है, जो जुडिशरी की पावर है, वो बेसिकली सब्सटैंशियली आपकी इंक्रीज कर दी गई थी। सो देन कम्स एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हुआ क्या कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। नाउ इस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया 13 क्लॉज 4। नाउ ये क्लॉज कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर किया है 368 के अंदर, तो दैट विल नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13, फिर उसको आप आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं करोगे। नाउ देन द फाइनल इवेंट वाज केशवानंद भारती केस, जिस केस में ये कह दिया गया कि अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर। तो आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट को बेसिकली चैलेंज आपका नहीं किया जाएगा। So this was your article 12 and article 13. Next class में हम डिस्कस करेंगे article 14. I hope you have understood it well. और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा बैच का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप रीच आउट कर सकते हैं वहाँ पे सारे नोट्स के लिए, और टेलीग्राम पे भी आप जो है उस बैच की लिंक ले सकते हैं। उस बैच की लिंक आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। मेरी क्लास की नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो ऐप में जाके आपको सर्च करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ है, उसमें आपको पीडीएफ सारे लेक्चर्स के अपलोड कर दिए जाएंगे, और वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और बैच की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो क्लासेस में, तो आप डाउट भी अपने सॉल्व कर सकते हैं पूछ के मुझसे टेलीग्राम पे ही। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि दिवाली के इस अवसर पे आपको जुडिशरी वाला दे रहा है 80% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट सारे ही अपने कोर्सेज पे। तो जल्दी से जाके ऑफर को अवेल करें, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। और आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाके सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही कोर्सेज में मिल रहा है ह्यूज डिस्काउंट इस दिवाली।
So this was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me live. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.